हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेल के दूसरे पार्ट यानी सेल मेम्ब्रेन का जिक्र करेंगे। इससे पहले हम सेल वॉल को देख चुके हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है और इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया, और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज के लेक्चर में है वो ये है जनाब, इसके सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर को डिफरेंट लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मुख्तलिफ मॉडल्स के जरिए। स्पेशली उन मॉडल्स को हम जरूर देखेंगे जिनमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोसेक मॉडल जो है। और आखिर में हम इंशाल्लाह इसकी अहमियत, इसके फंक्शंस को देखेंगे, यानी इंपॉर्टेंस को देखेंगे कि ये क्या मेन रोल प्ले करती है सेल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं जनाब डेफिनेशन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is also known as, या cell membrane is also known as plasma membrane, cell surface membrane और plasmolema। इसके चार नाम हैं जी। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मोलीमा भी कहते हैं, यानी इसके चार बुनियादी नाम हैं। है क्या जी डेफिनेशन? इट इज थिन इलास्टिक परमिएबल एंड आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल बट इट इज फाउंड अंडर द सेल वॉल in bacteria, fungi, algae and plant cells, and it is about 7.5 to 10 nanometer in thickness। कुछ खास इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि जनाब ये थिन यानी पतली होती है, इलास्टिक यानी लचकदार है, सेमी परमिएबल है। कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल का लफ्ज भी इसके लिए यूज होता है। और आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल की। एनिमल सेल में ये सबसे बाहर पाई जाती है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट सेल की, तो आपको पता है कि वो सेल हैं जिनके अंदर जो है वो सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल जो है उसके नीचे फिर हमें जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। अब इसकी जो थिकनेस होती है, एवरेज थिकनेस की बात यहां की गई है, खासतौर पर यूकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है उसकी एवरेज थिकनेस कहते हैं कि 7.5 टू 10 नैनोमीटर होती है इन थिकनेस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एमसीक्यूज है कि सेल जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है उसकी एवरेज थिकनेस कितनी होती है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। डिस्कवरी में बात करते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रेमर इन 1855। इसको 1855 में क्रेमर नामी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उसके बाद इसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर बात करते हैं तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 20 to 40% lipids, 60 to 80% proteins and 2 to 10% carbohydrate and some extra amount of cholesterol is also present over here, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन इसके अंदर कुछ जो है वो थोड़ी सी मिकदार कोलेस्ट्रॉल की भी मौजूद होती है, राइट। बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा मिकदार में जो है वो प्रोटीन पाई जाती हैं जो 60 से 80% होती हैं। 20 से 40% इसमें लिपिड्स यानी फैट्स पाए जाते हैं, और ओनली 2 to 10% जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से बड़े अहम फिगर्स हैं जिन्हें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं जनाब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। देयर आर डिफरेंट पीपल्स हु ट्राई टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एंड सम इंपॉर्टेंट मॉडल्स आर। बहुत सारे लोगों ने जो है वो शुरू में जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, अंडर माइक्रोस्कोप देखने की कोशिश की, तो हर किसी ने अपने अपने मुख्तलिफ राय पेश की। तकरीबन 6-7 मॉडल पेश हुए। ये बात जो है वो 1925 से शुरू हुई और चलते 1972 के अंदर जो है आखिरी मॉडल जो इस पर पेश किया गया वो ज्यादा एक्सेप्टेबल था, और आज तक वो मॉडल जो है खासतौर पर फ्लूइड मोसेक मॉडल उसे कहा जाता है और वो एक्सेप्टेबल है। हम यहाँ चूंकि हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ 2 ही मॉडल शामिल है, हम उनका जिक्र करेंगे। पहला है जनाब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है, दिस मॉडल वाज रिप्रेजेंटेड बाय, इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया था रॉबर्टसन ने इन 1959 के अंदर। 1959 के अंदर रॉबर्टसन नामी एक साइंटिस्ट था, साइंसदान था, बॉटनिस्ट था। उसने जो है पहली बार इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रिप्रेजेंट किया था। क्या कहता है ये मॉडल जी? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच बिटवीन द 2 प्रोटीन लेयर्स। ये कहता है कि लिपिड्स की जो लेयर है
फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां देखें तो मैं आपको बनाकर थोड़ा सा दिखाता हूं। वो कहता है कि ये एक प्रोटीन की लेयर है सबसे बाहर, और इसके अंदर लिपिड की लेयर पाई जाती है। इसी तरह से जब लोअर पोर्शन में चले जाएं तो ये भी प्रोटीन की लेयर है सबसे बाहर, और इसके अंदर आ जाएं तो लिपिड्स की लेयर होती है। और आपको पता है कि जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं उनका हेड और टेल होता है। तो कुछ स्ट्रक्चर जो उसने पेश किया वो कुछ इस तरह से था कि सबसे बाहर प्रोटीन की दो लेयरें होती हैं, ये वाली प्रोटीन की लेयर है, ये वाली भी प्रोटीन की लेयर है। दो प्रोटीन की लेयरों के बीच में लिपिड बायलेयर एक सैंडविच की तरह होता है। बिल्कुल देख लें, एक सैंडविच बन गया है, जैसे सैंडविच आप बर्गर खाते रहते हैं, तो ये बिल्कुल सैंडविच की तरह बन गया है। तो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था कि जनाब बाहर दो प्रोटीन की लेयरें होती हैं, उनके बीच में जो है वो लिपिड्स की लेयर पाई जाती है। लेकिन याद रखिएगा ये आइडिया ठीक नहीं था, ये आइडिया गलत था, इसलिए दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड। इस मॉडल को जो आने वाले लोग थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया कि प्रोटीन का जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का नहीं होता। तो फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जनाब, दो साइंटिस्ट मिलकर उन्होंने काम किया, सिंगर और निकोलसन ने 1972 के अंदर एक नया मॉडल पेश किया, और वो मॉडल कुछ इस तरह से था। इस मॉडल के मुताबिक the protein molecules are floating in the lipid bilayer C, यानी इरेगुलरली ये लिपिड का एक सी है, एक समुंदर है जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल यूं फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। ये मॉडल जो था वो एक्सेप्ट हुआ और इसको सिंगर और निकोलसन ने पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर इम्बीडेड इरेगुलरली इन लिपिड बायलेयर। इम्बीडेड का मतलब होता है लगे होते हैं या फ्लोट कर रहे होते हैं in lipids bilayer, like a sea of lipid in which protein molecules are floating। जैसे ये लिपिड्स का यानी फैट्स का एक समुंदर है और उसके अंदर बड़े बड़े प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो तैर रहे हैं। याद रखिए प्रोटीन मॉलिक्यूल कई किस्म के होते हैं। कुछ सरफेस के ऊपर सिर्फ अटैच हुए होते हैं जिनको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, कुछ थ्रू आउट द चैनल पार हुए होते हैं लिपिड की लेयर में से, और इनको हम चैनल प्रोटीन्स या परमीजेस कहते हैं। इनके मुख्तलिफ फंक्शन है, इंशाल्लाह इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जनाब जो कि जिनके साथ के ग्लाइको प्रोटीन्स जिन्हें कहा जाता है, और उनके साथ जो है वो रिसेप्टर साइट के तौर पर भी वो काम करते हैं। और ये जो लिपिड्स होती हैं खासतौर पर ये फास्फोलिपिड्स होती हैं, यानी ये फास्फेट्स और लिपिड्स की बनी हुई होती हैं। ये मॉडल बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल था क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन का एग्जैक्ट मॉडल, अब जो मॉडर्न मॉडल आए उसके मुताबिक भी यही मॉडल एक्सेप्टेबल था, लिहाजा दिस मॉडल वाज एक्सेप्टेड एंड टिल नाउ इट इज द बेस्ट सूटेड मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब जनाब ये तो था उसका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा हम इसके फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन ये टोटल 5 बड़े मेन काम जो है वो बॉडी में करती है। नंबर 1, इट एक्ट एज सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल एंड अलाउ ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा ये सेल के अंदर और बाहर सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें खास चैनल पकड़ने पड़ते हैं और वो उस तरीके से किसी खास तरीके से अंदर आते जाते हैं। ये नॉर्मली उनको आना जाना अलाउ नहीं करती, इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल। It act as receptor site to recognize the antigen, food and hormones। यहाँ मैंने आपको बता दिया इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं स्पेशली, और वो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर साइट का काम करती हैं और वो आने वाले जितने भी मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो एंटीजीन है, चाहे वो फूड है, चाहे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या चाहे वो हार्मोन्स हैं, वो उनको रिकग्नाइज करती हैं और जरूरी मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती हैं, गैर जरूरी मॉलिक्यूल्स को रोकती हैं और उसे सेल से बाहर निकलती हैं। It protect the inner part of the cell from the external shocks। ये सेल के अंदरूनी हिस्सों को बैरूनी झटकों से, शॉक से भी महफूज रखती हैं, यानी उसकी हिफाजत करती हैं। इट गिव्स प्रॉपर शेप टू एनिमल सेल। याद रखें कि प्लांट सेल के ऊपर जो सेल वॉल होती है जो उसको एक प्रॉपर शेप देती है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन एनिमल सेल के ऊपर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, और एनिमल सेल की अगर कोई प्रॉपर शेप होती है तो उसे वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपर शेप देखती है। आखिरी काम इसका है, इट आल्सो रेगुलेट द इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये भी शायद आपके लिए दो नई टर्म हो। इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कुछ मटेरियल का सेल के अंदर आना, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कुछ मटेरियल का सेल से बाहर निकलना, यानी चीजों का सेल के अंदर आना और सेल से बाहर निकलना।
इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। और चूंकि ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो इन इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को कंट्रोल रखती है और सेल के अंदर गैर जरूरी चीजों को दाखिल नहीं होने देती। अब जनाब थोड़ा सा बात करते हैं ईटा एनएमडी-कैट की। एनएमडी-कैट जो एमसीक्यूज है उनकी बात करते हैं। यहां मैंने 4 इंपॉर्टेंट इसके एमसीक्यूज लिखे हैं। पहला है जनाब कि malarial parasite uses dash on the plasma membrane of RBCs as receptor to enter in the cell। कहता है कि मलेरियल पैरासाइट जो है वो क्या यूज करता है आरबीसीज की सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कि रिसेप्टर के तौर पर काम करती है और उसको सेल के अंदर इंटर होने देती है। तो याद रखिएगा ये होती है ग्लाइकोफ्रीन्स। ग्लाइकोफ्रीन जो है ये खास किस्म की एक्चुअली इन तमाम चीजों को ही ये इस्तेमाल करता है, यानी बैंड 3 प्रोटीन को भी करता है, इसके अलावा स्पेक्ट्रीन को भी करता है, स्पेक्ट्रीन भी ये यूज करता है प्रोटीन, और इनकैरिन को भी यूज करता है। लेकिन इसमें से जो मेजर है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्लाइकोफ्रीन। ग्लाइकोफ्रीन को ये ज्यादा इस्तेमाल करता है मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम, और ये इनकी मदद से ये सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। द मेन रोल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन सेल मेम्ब्रेन इज, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन के साथ लगा होता है और मैंने आपको बोल दिया ये रिसेप्टर साइट है, इसलिए ये रिकॉग्नाइजेशन का काम करता है, चीजों को पहचान करवाता है। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन जो है, ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो चीजों की पहचान करवाता है, यानी उनको रिकॉग्नाइज करवाता है। A person having the enzymes which add the galactose to the end of glycolipids which determine the blood group, यानी एक ऐसा एंजाइम है जिसने ग्लैक्टोज को ग्लाइकोलिपिड्स के एंड के साथ जोड़ दिया है और उसकी बेस के ऊपर ब्लड ग्रुप बना है। तो व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन? तो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? याद रखिएगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, क्योंकि ग्लैक्टोज और ग्लाइकोलिपिड्स के साथ जुड़े तो ब्लड ग्रुप बी बन जाता है। अच्छा जी, द एवरेज थिकनेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल, शुरू में मैंने जिक्र कर दिया था यहाँ पे कि ये सवाल अक्सर ईटा एनएमडी-कैट में पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी एवरेज थिकनेस कितनी होती है? याद रखिएगा ये 5 to 10 नैनोमीटर होती है। अगर ये 7.5 to 10 नैनोमीटर होती तब भी ठीक होती, लेकिन बाकी जो माइक्रोमीटर है या पिको माइक्रोमीटर है या एम्स नॉट है, ये इस पे आंसर नहीं आ सकते। तो 5 to 10 नैनोमीटर बहुत सूटेबल आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। होप कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और आपको आपके जो टॉपिक को समझने में और सेल मेम्ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग में और ईटा एनएमडी-कैट में आने वाले एमसीक्यूज में मददगार साबित होगी। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।